नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस के पोर्टल पे, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अपने टॉपिक एनवायरनमेंट की। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मेरी उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं और हम लोग जुड़ चुके हैं। मैं क्षमा चाहूंगा 10 मिनट लेट आने के लिए और क्षमा चाहूंगा पहले ही थोड़ा जल्दी जाने के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी निकलना चाहूंगा, थोड़ा सा अर्जेंट एक मीटिंग है मेरा और ऐसे में थोड़ा क्लास थोड़ा छोटा हो सकता है, तो उसके लिए क्षमा मांग लूं पहले ही मैं आपसे। एक्चुअली मीटिंग होना था 7:30 बजे, मैं वेट करता रहा कि चालू होगा, तकनीक कनेक्शन समस्या आ गई, जूम कॉल नहीं बन पाया। अब वो मीटिंग होगी 9:30 बजे के आसपास, तो मैं थोड़ा लेट कर सकता हूँ। 9:20 तक चालू करेंगे उस मीटिंग को हम लोग, तो थोड़ा सा मैं जल्दी निकलूंगा दोस्तों। शुरू करते हैं आपके साथ। सबसे पहले जरूरी बात, कोई टॉपिक कल की हम जब बात करते लास्ट क्लास हमारी जब हुई थी, हमने बात की थी वाटर पॉल्यूशन पर आपके साथ। ओडी, बीओडी, डीओडी, सीओडी, पीएम मान कितना है, पीएच वैल्यू कितनी है, ई कोलाई क्या है, यहां तक क्लियर है समस्या? कोई समस्या पूछ सकते हैं दोस्तों आप लोग? कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज हम लोग दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए, ओके, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, सबका ए आ गया है, मानता हूं। सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, हमने कल चर्चा की थी आपसे क्लास में, हमने बात की थी डिफरेंट प्रकार के आपके की बात की थी हमने आपसे बात की थी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, पीएच वैल्यू, ई कोलाई, यहां तक बात हुई थी हमारी आपके साथ। इन पैमानों पे चर्चा हो चुकी है हमारी आपके साथ, ठीक है सर। डीएसएस के बारे में, डीएसएस क्या दोस्त, कौन सा डीएसएस आप बात कर रहे हैं मुझसे? आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ एक और मानक। आइए चर्चा शुरू करते हैं आपके साथ। चलिए, क्या है टीडीएस? आइए दोस्तों टीडीएस की बात कर लें। एक और प्रदूषक की बात करूंगा दोस्तों मैं आपके साथ, और वो है टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या है? टीडीएस करता है वो नहीं है ये टीडीएस है दोस्तों, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट। हिंदी में कहा जाए टोटल कुल, डिसॉल्व्ड घुले हुए, सॉल्ट मतलब लवण या नमक, कुल घुले हुए लवण, कुल विलय लवण। जी हां, अगर हम पानी में बात करें, पानी के अंदर बहुत प्रकार के नमक सॉल्ट घुले होते हैं, धातुएं घुली होती हैं, या कैल्शियम मैग्नीशियम घुला है उसके अंदर नमक घुला हुआ है। जी हां, कण है बहुत सारे। अब इनकी मात्रा निकाली जाए, इन आयनों की, इन आयन कह लीजिए, धातुएं कह लीजिए, इनके अंदर तत्व कह लीजिए, घुले हैं पानी के अंदर, ये आप पीते हैं तो पानी में घुले हुए तत्वों की मात्रा टीडीएस कहलाती है। बस सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा होगा तो पानी प्रदूषित होगा। बिल्कुल जीरो होना भी ना अच्छी बात नहीं होती है, बिल्कुल जीरो भी नहीं होना चाहिए इनको, यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो मतलब पानी के आवश्यक मिनरल्स आप सुनते होंगे, पानी में आवश्यक खनिज होते हैं, तो एक खनिज ही है ये सॉल्ट। अगर ये खत्म हो गए, जीरो हो गए, तो पानी, मैंने उस दिन बताया था, पानी पीने योग्य तो है लेकिन वो औषधि नहीं बचा, वो केवल पानी आपकी प्यास बुझाए गले की और कुछ नहीं। लेकिन उसके अंदर मिनरल्स हैं, पर्याप्त मात्रा में खनिज है उसके अंदर, तो पानी आपके शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यकारी है। तो ये सॉल्ट ही होते हैं वो चीजें, एक मात्रा तक चल जाएंगे, इससे ज्यादा होंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो टीडीएस क्या है? पानी में घुले हुए कुल लवणों की मात्रा। एक सीमा मतलब 500 ज्यादा है तो खतरनाक है आपके लिए, ये नुकसान कर सकते हैं। 500 से कम कोई भी मात्रा है, 100, 200, 300, 400 पीने योग्य सीमा है, अपने पी सकते हैं इस पानी को आराम से। जीरो हो जाएगा पानी पीने योग्य तब भी होगा, लेकिन पानी औषधि युक्त नहीं कहा जाएगा। तो मिनरल्स कह लीजिए, खनिज कह लीजिए, या टीडीएस बोल लीजिए, इनको दो लाइन जोड़ेंगे टीडीएस के बारे में दोस्तों। टीडीएस क्या होता है? कुल घुले हुए लवण, ठीक है, याद रखिएगा, कुल घुले हुए लवण। अधिक टीडीएस पानी को क्षारीय बनाता है, अधिक टीडीएस पानी को क्षारीय बनाता है, लेकिन शून्य टीडीएस पानी के औषधीय गुण समाप्त कर देता है, पानी के औषधीय गुण समाप्त कर देता है। शून्य टीडीएस पानी के औषधीय गुण समाप्त कर देता है। ठीक है, अब एक मामला सुन लीजिए दोस्तों, एक लेटेस्ट केस स्टडी सुन लेते हैं आपके साथ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यहां से टीडीएस से चलेंगे। गूगल कहां है हमारे? गूगल सहयोगी कहां है? ये रहे गूगल हमारे। अभी हाल ही में दोस्तों एक मशीन आती है, आप जानते होंगे, आपने सुना होगा आरओ प्लस मशीन का नाम, ठीक है। एक मशीन आती है दोस्तों आरओ प्लस नाम की। आइए चर्चा कर लें आपके साथ उस मशीन के बारे में। एक तकनीक होती है सर आरओ प्लस, ठीक है।
रिवर्स ऑस्मोसिस, परासरण का विपरीत, रिवर्स परासरण बोल लीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या रिवर्स परासरण, परापरासरण या परपरासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। प्लस ये तकनीक करती क्या है दोस्तों, बता दो सिंपल सा काम। ये तकनीक दो सिद्धांतों पे कार्य करती है। एक, पानी में ना घुले हुए लवण, गंदगी है पानी के अंदर, कोई पानी में बैक्टीरिया, पानी में कोई धूला मिट्टी आ गई है, पानी में कुछ अघुलित जो घुले नहीं है पानी में वो कण आ गए हैं, उनको फिल्टर करना है। या फिर पानी में जो घुली हुई अशुद्धियां हैं उनको दूर करना है। यानी बता दूं मैं करता कैसे काम, सिंपल समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए मैं एक जार ले लूं पानी का, यहां बड़ा सा, ठीक है, और यहां पर ऐसा जार मान लेते हैं, आपके पास जार है सर, ये बीच में एक झिल्ली या मेम्ब्रेन लगी है, ठीक है सर, ये झिल्ली है या मेम्ब्रेन कह लीजिए अपनी भाषा में इसको, ये झिल्ली लगी है सर। यहां भरिए गंदा पानी, अशुद्ध पानी, गंदा पानी भर दीजिए इसके अंदर, लाकर दिल्ली के नल से निकालिए पानी, भर दीजिए आराम से इसके अंदर, कोई समस्या नहीं है। हमारे नलों में बहुत गंदा पानी आता दिल्ली में, तो नल का पानी भर दीजिए दिल्ली के यहाँ पर, ठीक है। तो दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है भर दिया आपने। इस पानी में सर ऐसी अशुद्धियां होंगी जो घुली हुई हैं, यानी बहुत ज्यादा क्षारीय हो सकता है पानी, ये बहुत ज्यादा अम्लीय हो सकता है पानी, ये घुल चुका है इसके अंदर, चीनी नमक घुल चुका है। और ऐसी होंगी जो नॉन डिजॉल्व होंगी, जो घुली नहीं होंगी, धूला, कंकड़, मिट्टी, पेड़ पत्तियां, गाद, अवशेष, इंसानों की अस्थियां, पशुओं की अस्थियां, सब घुला होगा इसके अंदर, नहीं घुला नहीं होगा मतलब इसके अंदर होगा, कोई बात नहीं सर। अब ये मेम्ब्रेन क्या करती है दोस्तों, यहां पर हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, पानी भर दिया, प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, और मेम्ब्रेन में हल्के छेद होते हैं, छिद्र होते हैं सर, और जैसे आप दाब लगाते हैं ये पानी सर यहां से यहां की ओर मूव करने लगता है। साफ पानी इधर चला जाता है सर, और अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं, यहां अशुद्धियां इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, बहुत आसान भाषा में, अशुद्धियां यहां इकट्ठा हो जाती हैं। कुछ देर बाद सर धीरे धीरे क्या होता है, पूरा पानी खत्म हो जाता है, थोड़ा सा पानी बचता है सर, यहां पर थोड़ा सा पानी बच जाता है, और अधिकतर उसमें अशुद्धियां होती हैं। मतलब इतना होगा और फिल्टर नहीं हो सकता, मतलब और फिल्टर नहीं हो पाएगा, कितना प्रेशर आएगा और फिल्टर नहीं होगा। तो कुछ मात्रा में पानी और ढेर सारी अशुद्धियां आ जाती हैं उसके अंदर। अब वो पानी और फिल्टर नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको आप निकालकर, अनयूज्ड है, इसको निकालकर फेंक दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, पानी पीने काम का नहीं है, आप इसको निकाल के फेंक देंगे। आपने आरओ तकनीक देखी होगी, लगवाया होगा, यूज किया होगा, या इसको देखा होगा विजुअल्स में। इसमें एक पाइप रहता है जो सीधे आपके कहना चाहिए वेस्ट वाटर में जाता है, आपके सीवर लाइन में जाता है। ये कौन सा पानी है, ये पानी आरओ फिल्टर करता रहता है पानी को हमेशा आपके, और जो गंदा पानी बचता है वो बाहर निकलता रहता है समय समय पर। ये आरओ तकनीक होती है दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है आरओ तकनीक का, ये आरओ है, सिंपल आरओ तकनीक ये है, जो पानी में घुली हुई, गैर घुली हुई अशुद्धियां, पानी में गैर घुली हुई अशुद्धियां को फिल्टर कर देता है। लेकिन पानी में अगर सोडियम घुला है, मैग्नीशियम ज्यादा है, कैल्शियम तो घुल चुका ना, उसको तो रोक नहीं पाएगी मेम्ब्रेन, वो तो पानी के साथ चला जाएगा इधर, जी हां। तो घुली अशुद्धियों को आरओ मशीन फिल्टर नहीं कर पाती, घुली हुई अशुद्धियों को आरओ मशीन फिल्टर नहीं कर पाती, इसलिए हम लेकर आते हैं फिर आरओ प्लस। फिर सुन लीजिए, घुली हुई अशुद्धियों को आरओ मशीन फिल्टर नहीं कर पाती, इसलिए आ गया आरओ प्लस तकनीक। हमारी सांसद साहिबा है मथुरा की, वो बहुत विज्ञापन करती है कंपनी का इस बारे में, तो आप उनको देखेंगे, बताती हैं आरओ प्लस के फायदे बनाती हैं आपको वो। तो आरओ प्लस की बात करूं दोस्तों, आरओ प्लस क्या है यहां पर, आरओ प्लस, प्लस का मतलब है आयन, केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इसका मतलब आयनाइज करना या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना। सिंपल सी बात दोस्तों, अगर आपको याद करें, हमने वायु प्रदूषण पढ़ा है और वहां पर ईएसपी तकनीक पढ़ी थी, याद है कुछ दोस्तों, ईएसपी वीडियो दिखा था ईएसपी का हम लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेशन, यानी कि स्थिर विद्युत के द्वारा हमने प्रदूषण दूर किया था, कैथोड एनोड, बीच में हवा निकल गई साफ वाली, एग्जैक्टली वही काम करने वाले हैं, वही काम यहां करेंगे दोस्तों हम लोग। इस मेम्ब्रेन के साथ साथ ना, एक अलग कलर ले लेता हूं मैं, कलर कौन सा ले लूं मैं यहां पर, चलिए ले लेते हैं हम लोग ग्रीन कलर, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के साथ साथ हम लगा देते हैं कैथोड एनोड, ठीक है जनाब, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, यहां पर लगा दिया, ठीक है सर। अब मेम्ब्रेन के साथ लगा दिया है, तो जो पानी यहां से गुजरेगा उसमें सोडियम मान लीजिए है, ठीक है सर, उसमें हो सकता है मैग्नीशियम हो, उसमें हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट हो, ये अशुद्धियां घुली हुई हैं पानी के अंदर सर। जैसे ही इसके संपर्क में आएंगी मेम्ब्रेन के, ये यहां लगा एनोड कैथोड, आयनाइज होगा, यानी ये सोडियम आयन बन जाएगा सर, वो मैग्नीशियम आयन बन जाएगा,
कार्बोनेट अलग हो जाएगा, कैल्शियम अलग हो जाएगा, यानी आयनाइज हो गई। NaCl था, नमक था, Na+Cl- बन जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे ये तुरंत। और इसके अलग होते ही क्या होगा, एक जाएगा कैथोड पर, एक जाएगा एनोड पर। अगर माइनस है तो जाएगा एनोड पर, वो Cl यहां चिपक जाएगा, और प्लस है, सोडियम है तो ऊपर चिपक जाएगा। सिंपल भाषा में कहा जाए, आपने सिंपल इलेक्ट्रोड के जरिए, विद्युत अपघट्य के जरिए, आपने एक विद्युत अपघटन के जरिए आपने तोड़ दिया आयनों को, लवण को तोड़ दिया, सॉल्ट को तोड़ दिया। ऊपर सोडियम, नीचे क्लोरीन, ऊपर कार्बोनेट या ऊपर कैल्शियम, नीचे कार्बोनेट, टूट गया। ऊपर मैग्नीशियम, नीचे क्लोराइड, उसका टूट गया ये। अब जो पानी जाएगा यहां से वहां पर, वो पानी साफ हो गया, उसमें जो घुली अशुद्धियां थी वही दूर हो गई। अब तो मेम्ब्रेन ने गैर घुली हुई और आयनाइज करने की तकनीक ने घुली हुई अशुद्धियों को दूर कर दिया। तो RO+ सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर करता है जो पानी में घुली हुई हैं या पानी में गैर घुली हुई हैं। ठीक है दोस्तों। अब लेकिन इसी प्रक्रम में उसने क्या किया, इसी प्रक्रम में अब एक मशीन और ले आता हूं, एक काम करता हूं मैं, एक तकनीक और ले आऊं, थोड़ा सा एडवांस रख ले जाएं। एक तकनीक आती है दोस्तों आजकल, RO+UV। एक तकनीक आती है दोस्तों RO+UV की बात भी कर लेते हैं, RO+UV। ठीक है, ये तकनीक भी आजकल आती है, ये बहुत एडवांस तकनीक है। थोड़ी सी और आगे चले जाएं, और आगे चलते हैं आपको लेकर इस तकनीक में। यूवी का मतलब है सर अल्ट्रावायलेट, यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए मैं कहता हूं, मैं एक छोटा सा टॉर्च लगाता हूं, टॉर्च, जिससे यूवी रेज निकलती हैं बाहर। अब सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यूवी रेज निकलती हैं, मैंने वो टॉर्च लेट से यहां लगा दी, उसका फ्लैश चल रहा है और यहां से यूवी रेज बाहर निकल रही है, यूवी किरण बाहर निकल रही हैं। अब जो भी पानी इसमें से पास होगा ना सर, जो भी पानी इसके सामने से गुजरेगा, ये टॉर्च है, ऊपर रोशनी फेंक रही है, रोशनी नहीं है, वो अल्ट्रावायलेट रेज फेंक रही है ऊपर। ठीक है, और ये स्पॉट है, इसके बाहर नहीं जा रही रेज, यहां तक आ रही है रेज। अब जो भी पानी इसमें से गुजरेगा ना सर, उस पानी में अगर वो जीवित चीज है, उस पानी में अगर कोई जीवित चीज है, मे बी बैक्टीरिया हो सकते हैं, मे बी कुछ हानिकारक जीवाणु हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया शॉर्ट ऑफ हो सकते हैं, जैसे वो इस यूवी के सामने आएंगे, यूवी इनको मार देगा, अल्ट्रावायलेट उनको मार देगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट तरंगें स्किन को, आपके डीएनए को, आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। ये नष्ट कर देंगी उस बैक्टीरिया को जो पानी में था, इकोलाई था या कोई बैक्टीरिया था। तो यहां से दोस्तों जो पानी जा रहा होगा अब आगे, वो बैक्टीरिया फ्री पानी होगा। उसमें शुद्धियां घुली होंगी या नहीं घुली होंगी? नहीं घुली होंगी, मेम्ब्रेन दूर कर देगी, घुली होंगी, इलेक्ट्रोड दूर कर देंगे। यानी RO+UV, तीन तकनीक हो गई सर इसके अंदर, RO+UV। RO तकनीक पानी में घुली हुई, गैर घुली हुई अशुद्धियां फिल्टर कर देगा, छन्नी एक प्रकार की, प्लस आयनाइज कर देगा, पानी में जो सॉल्ट घुल गए हैं उन्हें आयनाइज कर देगा, ऊपर नीचे खींच लेगा, पानी शुद्ध। और यूवी, पानी में बसती जो जीवित चीजें हैं, मछलियां हो सकती हैं, छोटे ऑक्टोपस हो सकते, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऑक्टोपस हो सकते हैं या जीवाणु हो सकते हैं, कोई तैरने वाली स्टारफिश हो सकती है, वॉटेवर पानी में कोई जीवित एलिमेंट है, इसमें कोशिकाएं हैं, वो जब गुजरेगा यूवी रेज के सामने से, वो बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी RO+UV पानी के जीवाणुओं को, पानी में घुले हुए लवणों को, पानी में गैर घुली अशुद्धियों को फिल्टर करता है। RO+UV एक परफेक्ट फिल्टर है। यहां तक अगर बात समझ में आई है दोस्तों, बताइए मुझे ए लिखकर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ। यहां तक समझ में आई है दोस्त, आगे बढ़ेंगे फिर आपके साथ। क्या स्पष्ट है दोस्तों यहां तक? बता दीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, तो अच्छी बात हो गई, सबको समझ में आ गया। यहां तक सबको क्लियर है दोस्तों कहानी मतलब। अब सोचिएगा, पानी में TDS है, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट, या सॉलिड बोल लीजिए की बात है, सॉलिड तत्व। अब सॉलिड क्या है, मतलब घुले हुए ठोस क्या होते हैं, मतलब जो लवण है, जो सॉल्ट है, वही मैं कह रहा हूं आपसे। तो टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट, कुल घुले हुए लवण या कुल घुले हुए ठोस पदार्थ, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, सिमिलर थिंग, अंतर नहीं है दोस्तों, हम दोनों की बात कर रहे हैं आपके साथ।
अब ये घुले हुए थे पानी में, कुछ मात्रा में अच्छे भी होते हैं। अब सोचिएगा पानी में सोडियम होना, पानी मैग्नीशियम होना, पानी में क्लोरीन होना कई बार शरीर के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि पानी औषधि है अपने आप में। अब ये आरओ प्लस यूवी क्या करता है, पानी की सभी इकोलाई मार देगा, बैक्टीरिया, एक एक बैक्टीरिया को मार देगा पानी के, सारे इकोलाई जीरो हो गए, सारे टीडीएस जीरो हो गए, पानी के जो मिनरल्स थे सब खत्म हो गए। यानी आरओ प्लस यूवी वाला पानी जो होगा वो शुद्धि मुक्त होगा, बिल्कुल अशुद्धि मुक्त होगा, कोई अशुद्धि नहीं, कोई मिनरल नहीं, कोई इसमें इकोलाई नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, वो पानी है, केवल H2O है, केवल वो। उसको आप पीजिए आराम से, आप गले की प्यास बुझेगी, अच्छा फील भी होगा, टेस्ट भी आ सकता है, लेकिन वो पानी है केवल, औषधि नहीं है। तो ऐसे में हमारे यहां पर कुछ संगठन है जो मांग करते हैं यार ये यूवी प्लस तकनीक है ना, ये सही बात नहीं है। लगातार वो सुप्रीम कोर्ट में गए इस मामले को लेकर कि यार ये यूवी प्लस तकनीक जो है, आरओ प्लस तकनीक है, इससे लोगों में पानी की जो औषधि तत्व खत्म हो रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है। आज हमने देखा पिछले 1 साल में कोरोना का सबसे असर कहां पड़ा, शहरी इलाकों पर। तो एक तर्क यह भी आया कि शहरी इलाकों में लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, इम्यूनिटी यानी हम बोल सकते हैं आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है कमजोर पड़ गया है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर या यूरोपियन देशों में या अमेरिका में वो पानी को इतना फिल्टर कर देते हैं कि पानी की औषधियां खत्म हो जाती हैं, और औषधियां ना पीने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग ही नहीं रहता। अगर पानी के लवण आपकी बॉडी में सॉल्ट जाते रहे तो आपके लिए फाइट करना आसान होता है, शरीर के लिए फाइट करना बहुत आसान होता है। एक तर्क दिया जा रहा है, ठीक है, इस तर्क को हम लोग सहमत हो ना हो, लेकिन कुछ लोग जरूर सहमत हैं, ठीक है। मैं पढ़ा था लास्ट ईयर, बिल्कुल से पढ़ा होगा, बहुत सारी कहानियां आती हैं, ठीक है। अब मामला कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट में पहली बात तो यार ये पानी, एग्जांपल दूं मैं आपको, मेरे हाथ में ये छोटी बिस्लरी की बोतल है, इसमें क्या लिखा है, इस पे लिखा हुआ है बिस्लरी विथ मिनरल्स, इस पे लिखा है बिस्लरी विथ मिनरल्स। यानी बिस्लरी पानी जो बनता था पहले, आज से कुछ साल पहले, वो आरओ प्लस यूवी करते थे, फिल्टर हुआ पानी दे दिया आपको। वैसे मिनरल्स थे क्या इसके अंदर? मिनरल्स खत्म हो गए। कंपनी कहती थी पानी मिनरल से भरा हुआ पानी, ये कंपनी बोलती, दावा करती थी, तो किसी ने कोर्ट में कह दिया भाई साहब मिनरल तो है ही नहीं इस पानी के अंदर, कहां है मिनरल? आपको लिखना पड़ेगा पानी के मिनरल खींच लिया आपने, अब मिनरल नहीं है पानी के अंदर। तो कोर्ट को संज्ञान लिया कोर्ट ने बात सही मानी, और कोर्ट ने आदेश दिया कंपनियों को कि लिखिए विदाउट मिनरल्स, बिस्लरी विदाउट मिनरल्स। अब इसमें कंपनी बेइज्जती होती काफी यार, तो कंपनियों को क्या करना पड़ता है, अब एक्स्ट्रा मिनरल्स डालने पड़ते हैं। जी हाँ, बड़ी समस्या ये आ गई कंपनियों के लिए, एक्स्ट्रा मिनरल्स डालने पड़ते हैं कंपनियों को। तो अब लिखा आता है बिस्लरी विथ मिनरल्स। अब सोचते विथ मिनरल्स लिखने का मतलब क्या है? लिखने का मतलब इसका ये है कि अब उनको डालने पड़ते हैं अलग से मिनरल्स इसके अंदर। चलिए व्हाटएवर, हमारा काम का नहीं है, हमारे काम की चर्चा का विषय कुछ और है सर। आज ये पुरानी बात हो गई, मतलब 10 साल पुरानी बात है, बिस्लरी विथ मिनरल्स वाली बात तो पुरानी हो गई। आगे बात करते हैं आपके साथ, अगला विषय इस पर टॉपिक पर। अब जो आरओ मशीन है ना सर, आरओ मशीन पे कई आरोप हैं। क्या क्या आरोप है आरओ मशीन पर? ये जो आरओ तकनीक है इस पर कई आरोप हैं सर। आइए देखते हैं क्या आरोप है सर। पहला आरोप इस मशीन पर है सर, आरओ प्लस की बात कर दूं, इस मशीन पर है आरओ प्लस यूवी की बात कर दूं पूरा, क्या आरोप है? पहली बात तो सर ये पानी के खनिज, पानी के पोषक तत्व नष्ट कर देता है, बात सही है, इससे नष्ट हो जाते हैं पानी के पोषक तत्व। दूसरा इस पे आरोप है आरओ प्लस पर, यूवी पर, कि पानी के उपस्थित ई कोलाई ये नष्ट कर देता है, जो शरीर के पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है। शरीर में खाना पचेगा तब आपको, जब ई कोलाई आप ढंग से बॉडी में जाएगा आपकी, ये गायब कर देता है। इसके अलावा आरोप है सर इस पर कि ये क्या करता है, पानी का वेस्टेज करता है। जो अशुद्धियां थी पानी की वो निकाल के आपने फेंक दी बाहर, निकालने के लिए लेकिन आपको पानी यूज करना पड़ा। आपको याद दोस्तों, पीछे बताया था मैंने आपको, यहां पर भी इस डायग्राम में, ये जो आपने अनयूज्ड पानी फेंका बाहर, ये पानी तो है ना यार, बेकार फेंक दिया आपने। कई जगह जहां थोड़ा पानी में गंदगी ज्यादा आती है, कुल पानी का 1/3 पानी वेस्ट हो जाता है। थोड़ा गंदगी ज्यादा होगी तो ज्यादा पानी चाहिए, कम गंदगी हो तो कम पानी चाहिए। कई जगह जहां पानी गंदगी ज्यादा आती है तो आरओ प्लस यूवी मशीन पानी को फिल्टर करने के लिए लगभग 1/3 से लेकर 40% पानी वेस्ट कर देती है। जिस देश में पानी कमी हो, जहां पर देश में पानी की समस्या हो, पानी लड़ाइयां होती हो, वहां 40% पानी वेस्ट करना एक बेवकूफी है। तो ऐसे में संज्ञान ये भी आरोप है इसके ऊपर कि आप 40% पानी को वेस्ट कर देते हैं। तो 30 to 40% पानी आप वेस्ट करते हैं, अनयूज्ड फेंक देते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या अपने आप में सर। और क्या समस्या है सर यहां पर? और इसकी आरोप क्या समस्या है सर? आरोप समस्या ये है
कि जहां पानी साफ भी आ रहा है ना, जहां पीने योग्य है, मान लीजिए आप किसी रिमोट एरिया में चले गए देश के, जहां पानी साफ आता है, झीलों का पानी आता है, बहुत कम गंदगी आती है, ऐसा हालांकि देश बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी देश के कुछ इलाके, कुछ गांव, कस्बे, छोटे शहर, रिमोट एरियाज, पहाड़ी इलाके, ट्राइबल बेल्ट ऐसे मिल जाएंगे जहां पानी पीने योग्य है। वहां भी लगाते हैं आप तो आरओ, तो यार वहां तो आरओ कोई यूज नहीं है, फिर भी लगा रहे हैं आप आरओ को। तो आरओ को देख के लगाइए कहां लगा रहे हैं आप, कहां परमिशन मिलनी चाहिए इनकी। तो आरओ को उन जगहों पर भी लगाया जा रहा है जहां आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि विज्ञापन है, कंपनियां बेचना चाहती हैं, तो कंपनी प्रमाणित कर देती है कि पानी वहां का खराब आ रहा है। ठीक है, चलिए सर, ये तो हुआ आरोप पे लगे कुछ आरोप। मामला कोर्ट में पहुंचा, एनजीटी के पास पहुंचा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा और उसने एक फैसला दिया। आइए बात करते हैं उस फैसले की दोस्तों। उस फैसले की चर्चा मैं करना चाहूंगा आपसे यहां पर, जो अभी कुछ ही दिन पहले आया है। ठीक है सर, आइए रहा एनजीटी और आरओ प्लस ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, ये एक टर्मिनोलॉजी जो भी कहीं पे कहीं पड़ा हुआ नेट में मिल जाएगा आपको। खुल जाओ यार, इतना टाइम क्या लगा रहे हो? नहीं खुल रहा है ये, कोई बात नहीं, कुछ और खोल लेते हैं हम लोग, कहीं और मिल जाएगी न्यूज़। चलिए, कोई आदेश हमारे पास, चलिए हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी में भी हमारे पास है। 15 जुलाई 2020 का फैसला, लॉकडाउन के दौरान का फैसला है सर। अमर उजाला के सौजन्य से आप पढ़ रहे हैं हेडिंग मेरे साथ, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको हेडिंग पढ़ के। एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को दिया निर्देश, जहां 500 से नीचे है टीडीएस वहां बंद करें आरओ प्यूरिफायर। ये सोचिए 15 जनवरी 2020 का आदेश सर, यानी एक साल पहले का आदेश है लगभग, जहां क्या हुआ है, एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को आदेश दिया कि जहां टीडीएस 500 से कम यानी पानी साफ आ रहा है वहां आरओ प्यूरिफायर नहीं बिकने चाहिए, वहां यूज नहीं करेंगे आप। आइए दोस्तों क्या क्या कहा, 3-4 पॉइंट है दोस्तों, सुन लीजिए। 3-4 पॉइंट हमारे पास है, इसमें हम देख लेते हैं एक बार आपके साथ। आइए, तो 3 पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर, सुन लीजिए क्या कहा। ये बात है 15 जनवरी की, लास्ट ईयर 15 जनवरी की बात है दोस्तों। हर जगह मिल जाएगा नेट पर पढ़ने के लिए आपको इसके बारे में। 2-3 सुना दो क्या क्या है, देखिए क्या क्या लिखा है इसके अंदर। एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को आदेश दिया, निर्देश दिया है, जनवरी में कहा था ये, ठीक है, कि 2 महीने के अंदर, जनवरी 2020 में कहा था दोस्तों, एक साल पहले, कि 2 महीने के अंदर उन जगहों पर आरओ प्यूरिफायर पर प्रतिबंध लगाया जाए जहां पानी में कुल घुलनशील ठोस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड या सॉल्ट प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम है। जहां 500 mg से कम है प्रति लीटर, वहां बैन हो आरओ प्यूरिफायर की बिकवाली, इसकी बिक्री बंद हो। पहला पॉइंट, ठीक है सर। और क्या कहा, इनका मानना था, यहां पर एनजीटी ने कहा, क्या कहा सुनिएगा। एनजीटी ने कहा कि उसके आदेश में जो लेट हो रहा है, ऑलरेडी एक साल पहले लगा चुका था, ये कानून लागू ही नहीं हो रहा था, जो देरी हो रही है इसके आदेश में से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जी हां, लोगों के स्वास्थ्य को असर पड़ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, लोगों के स्वास्थ्य को असर पड़ रहा है। पानी साफ पी रहे हैं कहने को, आरओ बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो रही है लोगों की। ठीक है सर, आइए यहां पर, ठीक है आइए इस पे और क्या कहा, और क्या कहा सुन लीजिए यहां पर। और क्या कहा था, तो जहां पर 500 mg से कम है वहां पर बैन लगाइए। इसके अलावा जो ये पानी है इसके अंदर अनयूज्ड पानी है जो बेकार चला जाता है, उसके बारे में जो आरओ कंपनी जो इंस्टॉल कर रही घर में आपके, मान लीजिए आपका पानी बहुत खराब आता है आपके शहर में, 1000-1500 टीडीएस है आपके यहां पर, पानी बहुत खराब आता है आपके यहां पर, तब भी आपके आरओ लगाया गया, तो जो आरओ लगाने वाली मशीन कंपनी है वो आके ग्राहक को अवेयर करेगी, घर को अवेयर करेगी, भैया इसके पानी का प्रबंधन कैसे करोगे। जो वेस्ट वाटर निकल रहा है ना, या तो ये बर्तन धोने के पानी में जाएगा, या कपड़े धोने के मशीन में जाएगा, या कहीं पेड़ों में डाला जाएगा, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये आपके सीवर में, आपके 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 किसी वेस्ट में, आपके ग्रे में या ब्लैक वाटर में नहीं जाएगा, ये आपके लिए यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये बेकार नहीं जाना चाहिए। तो बहुत क्लियर कहा यहां पर उन्होंने कि लोगों को जागरूक किया जाए, और जहां भी आप कहना चाहिए मुझे, जहां भी
इस प्रकार की अशुद्धियां वाला पानी है उसका यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये क्लियर कर दिया, जहां भी आरओ लगा रहे हैं आप, जहां भी आरओ लगा रहे हैं 60% से ज्यादा अधिक पानी की वसूली करना अनिवार्य है। यानी कि 60% पानी निकलना चाहिए आपको, वेस्ट कितना भी है 60% फिल्टर करना पड़ेगा पानी को। आप यानी फेंक सकते नहीं है, पानी आ रहा है 60% तो आपको मिलना ही चाहिए। 40% मैक्सिमम वेस्ट कर सकते हैं। कई जगह 50 वेस्ट हो रहा था, तो वेस्ट 40% से ऊपर नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम 60% तक, तो कम से कम 60% से ज्यादा पानी की वसूली, यानी कि 60% पानी पीने में आ जाए और बस 40% मैक्सिमम वेस्ट हो, इससे ऊपर वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये लिमिट लगा दी यहां पर इन्होंने। चलिए सर और बात करें, ठीक है। चलिए एक लाइन सुन लीजिए, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है यहां पर सर। डब्ल्यूएचओ का अध्ययन कहता है कि 300 mg तक टीडीएस है तो पानी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है सर, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। 900 है तो पानी खराब है, और 1200 से ऊपर है तो पानी पीने योग्य बिल्कुल नहीं है, देखने योग्य भी नहीं है। ठीक है सर। चलिए तो यहां पर, चलिए ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है, इसकी बात हमने कर ली है। ओके चलिए ठीक है, सारी बातें हो गई, छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, अब सुन लीजिए आदेश में और क्या था जो अखबार में नहीं लिखा, बता दूं मैं आपको। 3-4 पॉइंट थे अखबार आदेश के, 4 पॉइंट है दोस्तों आदेश के, ध्यान सुनिएगा। पहला, जिन इलाकों में 500 टीडीएस से कम पानी आता है वहां आरओ यूज ना किया जाए, क्लियर हो गया। आदेश नंबर 2, जो पानी वेस्ट हो मैक्सिमम 40% वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 60% से रिकवरी करनी पड़ेगी पानी की आपको, दूसरा पॉइंट। तीसरा, जहां आप लगाएं आरओ मशीन उन घरों को अवेयर किया जाए किसका पानी का रीयूज कैसे करना है, इसके लिए सिस्टम लगा के दें उनको आप, यानी पानी का रीयूज करें आप यहां पर। और चौथा, आरओ के बारे में अवेयरनेस फैलाए सरकार कि आरओ किस प्रकार नुकसानदायक है आपके लिए। आरओ के बारे में लोगों को अवेयर करना है सरकार को, भले उनके आरओ लगवाए नहीं लगवाए वो कंपनी नहीं करेगी, वो सरकार करेगी, मिनिस्ट्री एनवायरमेंट करेगी अवेयर, विज्ञापन जारी करेगी, पोस्टर छापेगी, अवेयर करेगी लोगों को कि आरओ प्लस मशीन के नुकसान क्या है, जिससे लोग जान पाए कि पानी जो पी रहे हैं उसके नुकसान क्या होते हैं। अभी तक केवल मानते हैं बिस्लरी है, लेकिन मिनरल्स गायब होगा इसके अंदर कोई नहीं जानता। तो बिस्लरी विथ मिनरल्स होना जरूरी है, तभी पानी पीने योग्य होगा। क्या ये बातें समझ में आई सबको आपको दोस्तों? क्या टीडीएस पर एनजीटी का आदेश क्लियर हो गया है? आपका प्रश्न स्वीकार करता हूं, प्रश्न हो तो रख दीजिए लोग आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके संग स्पीड में। कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं दोस्तों आप लोग। सुशांत, पप्पू, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई यहाँ पर दोस्तों? लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया। लोकेंद्र, समझ में आ रहा है। रुचि सिंह, ठीक है, इस वाली विंडो में बाकी लोगों को समझ में आ गया दोस्तों सबको? चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ चुका है। सवाल हो मैं वेट कर लेता हूँ, टाइप करना शायद टाइम लग रहा होगा। फिरोज, समझ में आ गया आपको दोस्तों? चलिए, यहाँ पर सभी को समझ में आ गया है। रामपाल सिंह, सबको समझ में आ गया दोस्तों? सबको समझ में आ गया। चलिए गौरव, चलिए बहुत बड़े दोस्तों, सबको समझ में आ गया है, फिर मतलब कोई सवाल नहीं है आपके पास, मान के चलूं। यहाँ पर सर, गांव में बहुत पानी वेस्ट होता है वाटर पंप से, ठीक है। गांव में जो पानी वेस्ट होता है वाटर पंप से, वहां पे मिट्टी में चला जाता है दोस्तों। अच्छी बात है, गांव के अंदर ना, गांव में आपकी पक्की सड़कें नहीं है, सीमेंटेड फ्लोर नहीं है, पानी वेस्ट होते जाता है वो वापस आपकी मिट्टी के अंदर, तो एक ठीक है, वाटर चार्ज हो जाता है वहां पर आपका। ठीक है सर, सब कुछ ठीक है यहाँ पर? ठीक है रामपाल, चलो बहुत बढ़िया, डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे चलेंगे आपके साथ। ये है आपका पानी में अशुद्धियां क्या क्या थी, सुन लिया आपने यहाँ पर। अब आइए दोस्तों, थोड़ा ध्यान सुनिएगा इस बात को जो बताने वाला हूं मैं आपको। पानी को क्लासिफाइड, या मैं कहूंगा वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अशुद्धियां आपने देख ली पानी में, अशुद्धियां और भी होती हैं पानी का, बताता हूं मैं आपको थोड़ी देर में, लेकिन पानी को हमने क्या किया, वर्गीकृत किया है सर। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, डेटा नोट नहीं करना आपको, सुन लीजिए, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सीपीसीबी ने इन्हीं मानकों के आधार पर पानी को क्लासिफाइड किया कि पानी कौन सा पीने योग्य होगा, कौन सा स्नान योग्य होगा, कौन सा फिल्टर करने का पीने योग्य होगा, कौन सा मछली पालने योग्य होगा, और कौन सा खेती या इंडस्ट्री में प्रयोग करने योग्य होगा। तो पानी को बांटा है कई श्रेणियों में। आइए बात करते हैं श्रेणियों की आपके संग एक करके हम लोग यहाँ पर इसको
परेशान मत होइए डेटा को लेकर, मैं बोल दूंगा टीम से कि आप तक ये ग्राफिक्स पहुंच जाए, मैं कहीं छोड़ दूंगा, सिर्फ टीम आप तक ग्राफिक्स पहुंचा देगी ये। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आपको लेकर एनवायरनमेंट के अंदर। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इसमें नहीं है। ओके, इसमें पेपर ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, काम करते हैं। ओके, DOBOD, ठीक है, इसकी बात करते हैं आपके साथ। बायोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन। ओके, आराम सुनिए दोस्तों, जो बताना मैं चाह रहा हूं इसको याद करने का प्रयास नहीं करना, आपको डेटा समझ आना चाहिए मोटे मोटे स्तर पर हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, और स्क्रीन देखिए थोड़ा सा आराम से, स्क्रीन पे देखेंगे हम लोग, यहां पर ना दिख रहा हूं, पढ़कर सुनाता हूं आपको। ठीक है, तो सीपीसीबी ने क्या किया है सर, पानी को बांटा है 6 कैटेगरी के अंदर, 6 श्रेणियों के अंदर। ठीक है सर, कैटेगरी ABCDE 5, और ई के नीचे बिलो ई, एफ नहीं लिखा उन्होंने, ई के नीचे, बाकी ई के नीचे, ABCDE और ई के नीचे। ठीक है, तो 6 कैटेगरी मान लेते हैं हम लोग। अब ए कैटेगरी का पानी, श्रेणी ए का पानी उत्तम पानी होगा दोस्तों, बिल्कुल क्वालिटी वाला अच्छा पानी होगा ये। तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, इसका बीओडी लेवल कितना होना चाहिए, इसका डीओ लेवल कितना होना चाहिए। क्या ये स्क्रीन पढ़ने में आ रही है दोस्तों आपको, क्या पढ़ने में आ रहा है? इतना फॉन्ट साइज, हमें लगता है थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा ना हो रही हो, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है वहां पर। ठीक है, अब आइए, पानी वो पानी, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन, यानी कि पानी, ए पानी कौन सा है, इसको साफ करने की आवश्यकता नहीं है। हां, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर लो, इन्फेक्शन ना हो पानी के अंदर, कोई बैक्टीरिया ना पनप गया हो, कोई कवक ना पनप गया हो, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई अशुद्धियां नहीं है पानी के अंदर, मतलब पानी में अशुद्धियां नहीं है, पानी के अंदर कुछ नहीं घुला है, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो पानी को डिसइंफेक्ट कर लो आराम से। डिसइंफेक्ट करना मतलब पानी को उबाल लो थोड़ा सा, या अगर मैं कहूं तो बैक्टीरिया है उसके अंदर तो उबालना ही ठीक होता है, अपने आप में काफी बैक्टीरिया मर जाते हैं उसके। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो पानी जो पीने योग्य है, बिना साफ किए, बिना छानना नहीं है, आपको छानने की आवश्यकता नहीं, पानी में मिट्टी गाद वाद कुछ नहीं है, बिना छाने बस थोड़ा सा गर्म कर दो या बैक्टीरिया को मार दो उसके, और फिर यूज कर लो आराम से, पानी पीने योग्य है। ठीक है सर, पानी पीने योग्य है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया, सुन लीजिए दोस्तों। इसमें कहा गया है भैया, ई कोलाई जो होना चाहिए, ई कोलाई 50 होना चाहिए, याद है 50 MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, अधिकतम संभावित संख्या कितनी होनी चाहिए, 50, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 50 तक है, पानी पी लो, नुकसान कभी नहीं करेगा। ठीक है, ई कोलाई 50 हो सकता है। पीएच सर 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए पानी का, तो पानी पीने योग्य आराम से, 6.5 से 8.5 के बीच है। डीओ 6 या उससे अधिक होना चाहिए, 6 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यूनिट क्या बता दूं मैं आपको, 6 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 6 मिलीग्राम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए, या इससे ज्यादा हो। मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में, डीओ ज्यादा है तो पानी साफ है, डीओ कम है तो पानी खराब है। तो 6 तो कम से कम हो, इससे ज्यादा होगा तो अच्छा लगेगा, पानी साफ माना जाएगा। ठीक है सर, ऐसे ही बीओडी 2 हो या इससे कम हो, बताया था आपको बीओडी के बारे में। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी में जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जो मछलियां पनप रही हैं, जो शैवाल पनप रहे हैं, वो मांग करते हैं ऑक्सीजन की। अब ज्यादा मांग करेंगे तो क्या होगा, बीओडी ज्यादा होगा। तो यहां पर कहा गया बीओडी 2 या उससे कम होना चाहिए, मतलब क्या है, ज्यादा मछलियां नहीं चाहिए, पानी में होनी नहीं चाहिए मतलब, तो बीओडी 2 हो मैक्सिमम या उससे कम हो। ज्यादा बीओडी नुकसानदायक है, ज्यादा डीओ फायदेमंद है। तो डीओ ज्यादा चलेगा, बीओडी कम होना चाहिए, डीओ ज्यादा होना चाहिए। क्या बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं, क्या सबको समझ में आई ये बात? यहां पर मानक आपको याद नहीं करने, वो कोई नहीं पूछेगा, 2 या 6 कभी नहीं पूछेगा आपसे, पूछ सकता है पीसीएस स्तर पे, लेकिन यूपीएससी के स्तर पे नहीं पूछेगा आपसे वो। क्या हमको बात समझ में आ गई सर? पानी को बांटा कैसा गया है, हमने मानक देखे पीछे, अच्छा पानी बिना आप इसको फिल्टर किए पी सकते हैं आराम से, लेकिन इसके लिए डीओ बीओडी क्या हो समझाना चाहिए। यहां पर डीओ ज्यादा होना चाहिए,
बीओडी कम होना चाहिए और पीएच का मान 6.5 8.5 के बीच होना चाहिए, ई कोलाई 50 होनी चाहिए। तो आसान बात है दोस्तों, आसान है तो ठीक है। अरबाज पूछ रहे हैं सर टीडीएस चेक किस तकनीक से करते हैं? दोस्तों तकनीक का हमारे पास उनकी बात में नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें नहीं करना है काम। आम इंसान ये काम नहीं करता है, आम इंसान टीडीएस चेक नहीं करता है। आपको याद हो तो मैंने एयर पॉल्यूशन बताया नहीं कि आपको कैसे, आप बोलते हैं पीएम पार्टिकल कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे काम का मेथड नहीं है। पॉल्यूशन कैसे काउंट किया था हमारे काम का नहीं है, पॉल्यूशन क्यों होता है और समाधान क्या है वो हमारे काम का है। आप याद करें पूरा एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया, मैंने आपको कभी नहीं बताया कि यार पीएम पार्टिकल कैसे निकालते हैं 300 या 400 हैं, बताया आपको? मैंने नहीं बताया ना, वो काम की नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमारे काम की नहीं है, उस पर हमको नहीं जाना है। कहीं ना डोमेन मानना पड़ेगा, हम सिविल एग्जाम दे रहे हैं और इसमें हमको नहीं जानना कि तकनीक कैसे होती है। एक संस्था बीआईएस जो काम ये सारे करती रहती है, पढ़ लेंगे बीआईएस के बारे में कैसे काम करता है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी पे ज्यादा नहीं जाना है, हमें समझना है कि क्या होता है मानक, क्या ज्यादा कम होता है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया सर पहला वाला ए मानक आपका, ए पानी। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम दोस्तों, नंबर लिखे हैं इसके अंदर, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बोल दूंगा यहाँ पर मैं मैनेजमेंट से, आप तक पहुंच जाए इससे मैं चाहूंगा, और आप समझ जाएंगे तो नंबर लिखिए, मुश्किल नहीं होगा, देख के आराम से लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे अपने, ठीक है ना। चलिए बी कैटेगरी का पानी सर, बी कैटेगरी का पानी क्या होता है? बी कैटेगरी पानी मालूम क्या क्या होता है दोस्तों? इसका एक बी कैटेगरी पानी होता है सर वो जिससे आप नहा सकते हैं आराम से, जिससे आप नहा सकते हैं आराम से, ठीक है। इसमें इकोलाई होना चाहिए 500 से कम सर, 500 से कम इकोलाई। पीएच 6.5 8.5 के बीच में होना चाहिए पीएच वैल्यू सर इसकी भी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 5 या उससे अधिक होनी चाहिए, डीओ होना चाहिए 5 या उससे ज्यादा, डीओ 5 या उससे ज्यादा हो। बीओडी 3 या उससे कम हो, बीओडी 3 या उससे कम हो, तो इस पानी में आप नहा सकते हैं आराम से, स्नान योग्य पानी होता है, यानी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपकी, ठीक है। ऐसे ही सी कैटेगरी का पानी है सर। सी में क्या है, आइए दोस्तों सी की बात कर लें। सी में क्या है? सी पानी वो होता है दोस्तों जिसे आप फिल्टर करेंगे, गर्म करेंगे, छानेंगे, आरओ यूवी में ले जाएंगे, कैसे भी करके अपने कन्वेंशनल तरीके से। गांव में जाएंगे तो गांव में देखेंगे आप, वो रेत का फिल्टर लगाते हैं, वहां पर रेत लगाते हैं 3-4 लेयर में, ऊपर डाल दी, घड़े में रख दी हाफ पानी, और 3-4 लेयर रख दी नीचे, और नीचे घड़ा होता है, इसमें साफ पानी फिल्टर हो जाता है, यानी रेत आपकी सिलिका पानी फिल्टर कर रही होती है। कई आप जाएंगे, कई जगहों पर कोयले का प्रयोग करते हैं पानी को साफ करने, जानते हैं आप लोग? कोयले का प्रयोग होता है पानी को साफ करने के लिए, जी हाँ। राख का प्रयोग करते हैं पानी को साफ करने के लिए। कई जगह रेत भर देंगे, मैं समवेयर शायद मैं एक बार कहाँ था, मे बी इन कर्नाटका में, हुगली में थे हम लोग, कर्नाटका के हुगली में, वहां वो कोयले का यूज कर रहे थे पानी को साफ करने के लिए। बहुत प्रॉपर्टी शानदार होती है कोयले की पानी को साफ करने की है। बाकायदा आपको याद होगा फिल्टर अपने घरों में देखे होंगे जो होते हैं, रखे जाते हैं बॉक्स में, उसमें काले रंग की बॉल होती है, वो नैनो फिल्टर होते हैं, वो काले रंग की बॉल चारकोल की बनी है, कोल तार की बनी होती है, वो बेसिकली कोयला होता है, मैं कहूं तो एग्जैक्टली आपसे। तो कोयले की क्षमता बहुत होती है पानी को साफ करने की सर, तो कोयला लगाते हैं वहां पर ही लोग, ठीक है। या कोई भी कन्वेंशनल तरीके हमारे गांव शहरों में हमारे पास, और क्या कहा जाएगा, शहरों में तो यूवी है, आरओ है, और बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। कुल मिला के इससे पानी फिल्टर कर सकते हैं, पानी पीने योग्य हो जाता है। अब इसमें लिमिट क्या है सर वो सुन लीजिए। सी कैटेगरी के पानी की लिमिट क्या है सर? ई कोलाई 5000, ई कोलाई 5000 तक हो सकता है सर इसका। इसके ऊपर होगा तो फिल्टर भी नहीं हो पाएगा पानी, मतलब इसके ऊपर होगा तो। पीएच 6 से 9 के बीच होना चाहिए सी कैटेगरी के पानी का। डीओ 4 या उससे अधिक होना चाहिए, और बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए, 4 या उससे अधिक, 3 उससे कम। क्या दोस्तों सी तक पानी समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया उम्मीद कर रहा हूं मैं, ये बहुत आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ याद कर लेना है चार्ट बैठ के आराम से। यूपीएससी के स्तर पर नहीं पूछेगा, परेशान नहीं करेगा नंबर, पीसीएस के स्तर पूछ सकता है, परेशान कर सकता है थोड़ा चार्ट में, वहां जा सकता है नंबर क्या है, लेकिन आप थोड़ा ये देख लीजिए सीपीसी ने तैयार किया है सर, ए कैटेगरी बी सी डी क्या है ये पूछ सकता है। ए कैटेगरी पानी, बी क्या, सी का क्या, डी का क्या, ई का क्या, बिलो ई क्या है वो समझ लेंगे। तो ये हो गया सर 3 कैटेगरी हो गई। यहां तक इंसान को मतलब है नहाना है या उसको पीना है, तो यहां तक 3 कैटेगरी हो गई सर। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इसके बाद पानी आपके लायक नहीं रहता, इंसानी प्रयोग के लायक नहीं रहता पानी इसके बाद। अब पानी किसके लायक है फिर? आइए, अगर पानी डी कैटेगरी का है सर, पानी अगर दोस्तों डी कैटेगरी का है, इसकी बात कर लें आपके साथ, तो क्या होगा दोस्तों, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप वन्य जीव के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, और मत्स्य पालन के लिए। जी हाँ, मछली पालने के लिए, या जंगल में पशुओं के लिए, जंगल में छोड़ दो पशु पीते रहेंगे आराम से, उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है उनका, तो पशुओं के लिए या मछली पालन करना है पानी में, आप कर सकते हैं आराम से। ये कौन सा है सर?
डी कैटेगरी। इसके लिए कुछ मानक हैं? जी हाँ मानक हैं, आइए देखते हैं मानक क्या है। पीएच होना चाहिए सर 6.5 से 8.5 के बीच में पीएच वैल्यू। डिजॉल्व ऑक्सीजन 4 या उससे अधिक होनी चाहिए, 4 या उससे अधिक होनी चाहिए। अब समझिए एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, पीएच तो क्लियर है आपको और डीओ भी क्लियर है, यहां पर बीओडी नहीं ले रहे हैं हम इस मानक में। क्यों नहीं ले रहे सर बीओडी? अब पानी मछलियां पालनी है भाई, तो पानी मछलियां पलेंगी तो बीओडी तो होगा ही होगा, बहुत कम यार। बात समझाइए आपको, बीओडी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर पानी मछलियां रहेंगी तो पानी में अमोनिया आएगा, उनके वो वेस्ट निकलेंगे बॉडी के, शैवाल पनपेंगे पानी में, तो पनप ही रहे हैं वो सब चीजें वहां पर, तो बीओडी तो बहुत ज्यादा होना ही होना है। तो बीओडी काउंट क्या करना है इसमें? तो बीओडी काउंट नहीं करते फिर हम लोग यहां पर, तो बीओडी काउंट नहीं करेंगे। अब मछलियां हैं, जीवन है, तो इकोलाई बहुत ज्यादा होगा, हमें तो पीना नहीं है, चिंता क्यों हमें? तो इकोलाई कितना भी होता रहे क्या करना मुझे, तो इकोलाई की चिंता भी नहीं करते दोस्तों, इसलिए हम लोग यहां पर समझाया ना क्यों अंतर हटा दिया, इंसान का प्रयोग नहीं करना अपना। तो इसीलिए दो मानक ये हैं, लेकिन अगर पानी में अमोनिया ज्यादा है तो चिंता की बात है, तो बिल्कुल चिंता हो जाएगी। अमोनिया बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी में, अमोनिया अगर ज्यादा पहुंच गया, नाइट्रोजन ज्यादा पहुंच गई तो पानी दूषित हो जाएगा, पानी में जीवन खत्म हो जाएगा, पानी में केवल शैवाल पनप जाएंगे। पानी को हम इस भाषा में कहते हैं सुपोषित पानी। आराम सुनिएगा, यदि पानी में नाइट्रोजन बहुत पहुंच जाए, कैसे आ सकती है नाइट्रोजन सर? वो खेतों से पानी रिसता है ना, जो उर्वरक के बाद खेत खोला है या सिंचाई के बाद जो पानी खेत से होता हुआ मिट्टी में उर्वरक डालता, अपने नाइट्रोजन भर भर के डालता मिट्टी के अंदर, पहुंच गया पानी सारा तालाब के अंदर। तालाब में देखेंगे आप पूरी कुंभी पैदा हो जाती है, पानी रुक जाए कुछ दिन तालाब के अंदर आपके गांव के बीच में, तो पूरा तालाब शैवाल से भर जाता है, शैवाल आ जाते हैं, कुंभी आ जाती है, कमल खिल जाता है। कहां से आया ये? पानी उर्वरक हो गया, आपका पानी फर्टाइल हो गया, पानी में पेड़ पनपने लगे हैं, क्योंकि पानी में नाइट्रोजन आ गई है। ऐसे अगर नाइट्रोजन आ जाएगी तो मछलियां जीवित नहीं रह पाएंगी, क्योंकि पानी नाइट्रोजन, पानी और पेड़ पनपेंगे, सब कुछ खींच लेंगे पानी का वो, तो पानी एक प्रकार से बन जाएगा डेड जोन। जी हाँ, पानी लगभग खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग सुपोषित पानी, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। आइए दोस्तों एक शब्द दे रहा हूं यहां पर मैं आपको, जो जुड़ेगा अपने इस लेक्चर से आज के। आइए चर्चा मैं कर दूं आपसे इस टॉपिक के बारे में, छोटा सा टॉपिक है। ओके, आराम सुनिए दोस्तों, एक शब्द दे रहा हूं मैं, इस शब्द का नाम है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। देख रहे हैं शब्द यहां पर, यूट्रोफिकेशन या हिंदी में कहते हैं हम लोग सुपोषण। सुपोषण मतलब लगता है बड़ा अच्छा शब्द लगता है ना, कुपोषण का उल्टा सुपोषण। हमारे भारत में बच्चे मर रहे हैं कुपोषण के कारण, ये तो सुपोषित पानी अच्छा पानी होगा। तो पानी अगर सुपोषित हो जाएगा दोस्तों ना, तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा, पेड़ खिलाएंगे वहां पर नई चीजें आ जाएंगी। क्या पानी में होना चाहिए पेड़ को? शैवालपन पे मछलियों को भोजन है, वहां दलदली बन जाएगा कुछ देर पानी यार, वहां जीवन खत्म हो जाएगा पानी के अंदर। तो सुपोषण जब पानी हो जाएगा तो पानी की मछलियां खत्म हो जाएंगी, पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा, तालाब का बनेगा शैवाल से भर जाए, तो वहां कोई काम की नहीं रह जाती वो चीज। जी हाँ, वही बात होता है। समझेंगे कैसे होता है सर, देखेंगे जरा, अब समझिएगा, इसका डायग्राम थोड़ा समझा दूं मैं आपको। ये जो पानी था सर, पानी साफ था, मछलियां दिख रही है तैरती हुई मुझे यहाँ पर, इसमें ऑक्सीजन लिखा है हाई, ऑक्सीजन हाई थी, यानी कि डीओ बहुत ज्यादा था इसका सर, और पानी साफ था, क्लियर वाटर। दो चीज लिखी है यहाँ पर, दिख रहा हो, दो चीज लिखी है दोस्तों, O2 हाई और क्लियर वाटर। पानी साफ था और O2 भरा हुआ था, उसके O2 हाई था, साफ पानी। फिर क्या हुआ सर, कृषि जमीन से पानी होकर इस तालाब में आने लगा। कृषि में हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का, एनपीके का, ना भी करें तो पेड़ की जड़ों में नाइट्रोजन हो ही जाता है, वो आ गया सर। या फिर आपका सीवर से गंदगी आ रही है, सीवरेज आ रहा है, गंदे नाली का पानी आ रहा है, किचन का पानी आ रहा है, उस पर बहुत सारा वेस्ट भर भर के आ रहा है। कहां आने लगा सर, वो तालाब के अंदर आने लगा। तो तालाब के पहले तो तटीय इलाकों में, यहां पर तटों पर तालाब के ना पेड़ पनपने लगे, पहले तो यहां पनपेंगे पेड़, उर्वरक आ रही है जमीन। चलिए सर, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, फिर आइए दो डायग्राम और देखते हैं। फिर क्या तीसरी तस्वीर आती है सर, तीसरी तस्वीर क्या आ रही है, कुछ देर बाद आते आते क्या हो जाता है सर, इसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट अधिक हो जाता है। जी हां, फॉस्फेट और नाइट्रेट अधिक हो जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है सर, फॉस्फेट और नाइट्रेट अधिक हो जाता है सर यहां पर। यानी कुल मिला के नाइट्रेट आ गया पानी के अंदर, नाइट्रोजन आ गया पानी के अंदर,
और फिर क्या होता है सर यहाँ पर अल्टीमेटली कहा जाए तो यहाँ पूरे पे एल्गी पनप जाती है, पूरे में एल्गी पनप जाती है ऊपर ही ऊपर यहाँ पर, और ये पानी पूरा ढक जाता है। नीचे मछलियां होती हैं लेकिन ये पानी तालाब बहुत काम का नहीं रह जाता, धीरे धीरे पूरा खराब हो जाता है। इसे कहते हैं हम लोग सुपोषित पानी। सुपोषित पानी, यहाँ की मछलियां खाना भी नुकसानदायक होता है, कई बार ये मछलियां भी नुकसान करती हैं, इंसान की मौत का कारण बन सकती हैं। जहरीला तत्व आते हैं मछलियों के अंदर, यहाँ पर टॉक्सिक वाटर हो जाता है, ये पानी जहरीला हो जाता है। ये है सुपोषण की कहानी। कारण क्या है इसका? पानी में ज्यादा अमोनिया आ गया, ज्यादा नाइट्रोजन। अमोनिया कहां से आता है? मान लीजिए आपकी सीवर लाइन है या शौचालय की लाइन है, वहां से यूरिन या वेस्ट निकल रहा है, वो गया आपके सीवर लाइन में, सीवर गया तालाब में, तो वो नाइट्रोजन जो अमोनिया बॉडी से निकला था आपकी पहुंच गया तालाब में, अमोनिया बढ़ गया। या फिर कृषि का वेस्ट आ गया नाइट्रोजन, वो नाइट्रेट लेकर आ गया, अम्लीय वर्षा हो गई नाइट्रेट की, कुछ भी हो सकता है, तालाब खराब, पनप जाएंगी, जलकुंभ भी पनप जाएगा वहां पर, शैवाल, मछली बहुत कम बचेंगी, टॉक्सिक हो जाएंगी। इस व्यवस्था को दोस्तों कहते हैं सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन। क्या ये बात स्पष्ट हो गई होगी? उम्मीद कर रहा हूं, इसमें पूछने बात नहीं है। इसे कहते हैं दोस्तों सुपोषण हम लोग। और सुपोषण मतलब होता है कि कुछ सालों में हमारा सब गंदगी बढ़ जाती है और कोई यूज का नहीं रह जाता है। ठीक है सर, समझ में हमको आ गया है यहाँ पर। अब ये गंदगी कहां कहां से आ रही है, सोचिएगा, गंदगी सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। सुपोषण आके तालाब में कैसे हुआ? तो कृषि भूमि है आपके पास, पशुपालन हो रहा है, कृषि है या पशुपालन हो रहा है, उसकी गंदगी आ रही है, पशुओं का वेस्ट आ रहा है, कृषि का उर्वरक आ रहे हैं तालाब के अंदर। ठीक है, जंगल है, जंगल से बहकर आ रहा है, जंगल में पेड़ पौधे हैं, वहां की जड़ों में नाइट्रोजन है, वो आ रही है पानी के अंदर सर। ठीक है, शहरी बात करें, शहर का सेप्टिक टैंक है, शहरी गंदगी है सर, वो पहुंच रही है सर। या फिर फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, वो ला रही है नाइट्रोजन इसके अंदर। यानी कुल मिलाकर पोषक तत्व आने के बहुत सारे कारण होते हैं। पानी के अंदर पोषक तत्व बढ़ने के कृषि भी हो सकता है, पशुपालन भी, हमारे घर आवास भी, हमारे शौचालय भी, हमारे प्राकृतिक जंगल भी, और हमारे फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं भी। ये सारे चीजों से मिलकर पहुंच जाता है पोषक तत्व पानी के अंदर, और पनपता है पानी में शैवाल, और वो होता है सुपोषण। सुपोषण वाला पानी पीने योग्य नहीं होता दोस्तों। और जब पानी में सुपोषण आ जाता है दोस्तों, बताऊं मैं आपको यहाँ पर, जब पानी में सुपोषण आ जाता है तो इस प्रकार के पानी को दोस्तों, इस प्रकार की समस्या को हम लोग जो बोलते हैं, बता दूं आपको यहाँ पर, चलता हूं पीछे एक बार लेकर, नोटिफिकेशन अपडेट। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, दिख रहा हो कलर इसका एग्जैक्ट कलर आपको, तो पूरा पानी हरा दिख रहा होगा। ये हरा कैसे हो गया सर? पानी नीला होता है, हरा कैसे हो गया? जो खेत दिख रहे हैं आपको बगल में, वहां जंगल दिख रहा है आपको बगल में, आसपास शहर होगा, वो सारी गंदगी इसमें आ गई है, ये पानी हरा हो गया, शैवाल ही शैवाल पनप गए हैं। यहां मछलियां नहीं मिलेंगी आपको, ये डेड वाटर है अपने आप में, यहां जीवन को संभव होगा ही नहीं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर, ये लाल शैवाल वाला पानी पनप गया। यहां पर आपको देखिए इंसान तैर रहा है, लेकिन लाल शैवाल वाला पानी, पीने योग्य पानी नहीं है ये, ना मछलियां होंगी इसके अंदर, लाल शैवाल वाला पानी है। इस समस्या को दोस्तों हम कहते हैं एल्गल ब्लूम समस्या। एल्गी का ब्लूम होना, पनपना, और थोड़ा एच लगा दूं उसके आगे, हाई एल्गी ब्लूम समस्या। हाई एल्गी ब्लूम, हाई एल्गी ब्लूम यानी बहुत ज्यादा शैवाल का पनपना। तो सुपोषण की गतिविधि से मालूम क्या होता है? HAB, हाई एल्गी ब्लूम होता है। समझिए दोस्तों, HAB ये समस्या होती है किससे सर? ये समस्या होती है अधिक शैवाल वाले पानी से, यानी हाई एल्गी ब्लूम एक शब्द होता है, एक होता है इसका हार्मफुल एल्गी ब्लूम। से हार्मफुल एल्गी है यार, देखो इस शहर कचरा जा रहा है, कृषि का कचरा आ रहा है, फैक्ट्री का कचरा निकल रहा है, सीवर लाइन आ रही है, ये सब कहां आ रहा है? इस तालाब के अंदर, और इस तालाब में पनप गया तटों पर टॉक्सिक एल्गी ब्लूम हो गया। टॉक्सिक है सर, ये जहरीला होता है, पानी पीने के नहीं बचता इसका, ना मछलियां यूज कर सकते हैं इसकी हम लोग। ये होता है सर हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। क्या याद रहेंगी सारी बातें आपको? सुपोषण क्या है? पानी में न्यूट्रिशन का शामिल होना। आपको लगता है अच्छा लगता है सुपोषण, लेकिन पानी सुपोषित हो गया तो क्या पैदा कर देगा? ब्लूम कर देगा वो शैवाल को, और शैवाल ब्लूम हो गया तो पानी में कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। क्या दोस्तों मेरी बात पहुंच गई है? HAB और पानी का D कैटेगरी। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पानी में ये चेक करते रहेंगे कि पानी में अमोनिया ज्यादा तो नहीं है।
अगर अमोनिया ज्यादा हो गया तो पानी मछली पालने के लिए भी नहीं बचेगा। तो जब डी कैटेगरी के पानी का आप जब चेक करेंगे, जिसको आप वन्य जीवों को दे रहे हैं या आप अपने तालाब में छोड़ रहे हैं या मछलियां पाली जा रही हैं, तो उसमें आप चेक नहीं करेंगे बीओडी, चेक नहीं करेंगे इकोलाई, आप वहां चेक करेंगे कि पानी में अमोनिया कितना है, पानी में अमोनिया की मात्रा कितनी है। एक सीमा ज्यादा हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको दोस्तों इस प्रकार का एक बताया मैंने आपको यहां पर, इस प्रकार का एक बोर्ड टांगना पड़ेगा भैया कि यार हार्मफुल एल्गी ब्लूम हो गया है, दिस लोकेशन पे यूजर्स आर एनकरेज्ड टू अवॉइड इंजस्टिंग वाटर एंड अवॉइड सरफेस स्कम। आप ना जाएं, तैरे ना मछली पकड़े यहां की, ये बोर्ड लगाना पड़ेगा हमको। सुपोषित पानी समझ में आ गया दोस्तों। सुपोषित पानी में एल्गी पनप जाती है जो, उसको हम बोलते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम, HAB PT 2014 सवाल पूछा गया था HAB के ऊपर। मेरे पास अगर वो शायद हो PT के क्वेश्चन हमारे पास डेस्कटॉप पे रखे मेरे ख्याल से, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन लिस्ट आएगी, देख लीजिए HAB क्वेश्चन। शायद मैं ज्यादा पुरानी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी 7-8 साल हो गए क्वेश्चन को आए हुए। HAB पर क्वेश्चन आया था एक बार। HAB से आप क्या समझते हैं, पानी सुपोषित पानी है। सुपोषित पानी में क्वेश्चन लगाता है, यूपीएससी पूछ चुका है दोस्तों, कई बार आता है, कई बार पूछता है इसको। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, मेरे पास शायद होगा भी, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पर। पीटी एनालिसिस में रखा होगा मेरे पास, पीटी एनालिसिस एनवायरमेंट, सुपोषित पानी पे चलिए, मैं भी याद नहीं रहा क्वेश्चन कहा था, लेकिन मिल जाएगा क्वेश्चन आपको दोस्तों। HAB में क्वेश्चन आया था हमारा एक एनवायरमेंट के सेक्शन में होना चाहिए, बायोरेमिडेशन, CCA, बटरफ्लाई, BOD, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा था, आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया BOD PT 2017, जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए मानक है। सिंपल है यार, वाटर इकोसिस्टम में पॉल्यूशन चेक करने के लिए, आसान क्वेश्चन था। PT 2017 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ठीक है। या फिर आप आ जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको इस प्रकार चीजें जो लगातार यूपीएससी पूछता है, ठीक है। बायोरेमिडेशन पे क्वेश्चन आया, सुपोषण क्वेश्चन आ चुका है, पहले कई बार आ चुका है सुपोषण क्वेश्चन, व्हाटएवर मिल जाएगा आपको आगे जाएंगे तो। इन पॉइंट बात क्या है, इन पॉइंट बात दोस्तों ये है, सुपोषण क्या है, दूसरा HAB क्या है, दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है दोनों बार। तो सुपोषण और HAB क्या क्लियर हो गया हमको यहाँ पर। तो ऐसे में जब डी कैटेगरी का पानी होता है ना, तो हम ये चेक करते हैं कि पानी में अमोनिया तो ज्यादा नहीं हो गया कहीं। तो हम बात कर रहे थे लौट के पीछे, जब अपने PPT पे आते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इस जगह पर कैटेगरी डी का जो पानी होता है दोस्तों, तो उसमें हम चेक क्या करेंगे, पीएच चेक करेंगे, पीएच वैल्यू कितनी है, DO कितना है, और चेक करेंगे फ्री अमोनिया कितना है। जी हाँ, वो कम होना चाहिए। अगर अमोनिया ज्यादा है, इसका मतलब पानी में HAB पनप सकता है, पानी सुपोषित हो गया है, तो वो नहीं चाहिए हमको। यहाँ पर सुपोषित पानी हमको नहीं चाहिए होता, तो चेक करना पड़ेगा, और मछली नहीं पकड़ सकते हम यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में ई पानी दोस्तों, ई वाटर आसान है। ई वाटर कौन सा है, जो यूज करते हैं इंडस्ट्री में आप, या कृषि में सिंचाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी यूज करिए, वहां समस्या नहीं है। वहां अच्छी बात है, पानी सुपोषित है तो और अच्छी बात है, डालो पानी को। नाइट्रोजन डालना पड़ता था, नाइट्रोजन वाला पानी आ गया, डालो और पानी को खेत के अंदर, अच्छी बात है। तो फिर तो पीएच होना चाहिए 6 से 8.5 के बीच इसका सर, इस खेत वाले पानी का। इसमें सर बोरोन और सोडियम की मात्रा देखते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। बोरोन और सोडियम की मात्रा देखते हैं दोस्तों, हमारे काम का नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होंगे हम लोग। सोडियम और बोरोन इसकी मात्रा देखी जाती है, क्योंकि कृषि में ये मुश्किलें करेगा, इंडस्ट्री को मुश्किलें कर सकता है, मशीनों को जाम कर सकता है, मशीनों में सॉल्ट लगा देगा, ये खराब कर देगा मशीनों को अगर हम यूज करेंगे इसको इंडस्ट्री में। तो इसलिए हम ज्यादा देखते रहते हैं इसको, हमारे काम का नहीं है, नंबर याद करें। लेकिन हमारे काम के दोस्तों पानी जो है मानव के लिए ABC, डी थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चंस पे आ चुके हैं डी पर, क्योंकि वहां पर पूछता है वो यूट्रिफिकेशन पर। तो ABCD पढ़ लीजिए मैक्सिमम। और इसके बाद तो पानी जो है सर वो कोई क्राइटेरिया का नहीं, इस क्राइटेरिया के बाहर है पानी तो वो बिलो ई है, ई के नीचे वाला पानी है। क्या दोस्तों मेरी बात आपको स्पष्ट हो गई है? अगर डी कैटेगरी के पानी में पली फिशेस को ह्यूमन खाएगा तो सर ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे दोस्त यार। डी में सही है, डी की मात्रा में नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो नुकसान करेगा ना यार।
अमोनिया इतना तो ठीक है, 1.2 ठीक है, ज्यादा हो गया अमोनिया, उसमें मछली पनप गई तो डी तक पानी चल जाएगा, डी के और खराब हो गया पानी, फिर नहीं चल पाएगा वो, ठीक है। तो डी कैटेगरी तक पानी चल जाएगा, उसमें बड़ी मछली आप खा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर पानी जहरीला हो गया, सुपोषित हो गया, तो फिर आप नहीं खा पाएंगे उनको। क्या सबको स्पष्ट है दोस्तों, मेरी बात पहुंच गई है? तो जल प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके साथ, वायु प्रदूषण का जल प्रदूषण चल रहा है हमारा यहाँ पर। हमने जाने आपके साथ कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से प्रदूषक हैं, हमने जाना पानी के प्रकार आपके साथ, हमने बात की पानी में कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, एनजीटी का फैसला क्या आया, हमने बात की बिस्लरी के बाद मिनरल्स के बारे में आपके साथ। तो यहां तक हमको सब कुछ स्पष्ट हो चुका है दोस्तों, बहुत बढ़िया। कोई सवाल तो रख सकते हैं आराम से, मुझे लगता नहीं कुछ सवाल है आपके पास, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अच्छा एक काम करेंगे, छोटा सा काम और कर लेंगे जाते जाते, मैं चाहूंगा थोड़ा छोटा क्लास है लेकिन एक क्लास में लिखवा दूं। एक काम करेंगे छोटा सा दोस्तों, पानी में अशुद्धियां और भी हो सकती हैं, तो बनाएंगे छोटा सा कॉलम मेरे लिए, आप एक छोटा कॉलम बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। कॉलम कैसे बनाएंगे सर? ऐसा कॉलम बनाएंगे जैसे कि एक तरफ लिखेंगे अशुद्धि का नाम और सामने लिखेंगे बीमारी का नाम। तो इंप्योरिटी कौन सी, अशुद्धि कौन सी है पानी के अंदर, और उससे कौन सी बीमारी होती है, ये आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। चलो लिख लो इसको, बीमारी कौन सी होती है इसको लिख लेंगे हम लोग। दो कॉलम बना लीजिए फटाफट, एक एक करके लिखवा रहा हूं मैं आपको। यदि पानी में आर्सेनिक ज्यादा हो सर, सुनिएगा दोस्तों, पहली है आर्सेनिक, पानी में आर्सेनिक ज्यादा हो, पानी में अगर आर्सेनिक ज्यादा होता है दोस्तों तो लोगों के पैर काले पड़ जाते हैं और ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट काला पैर, ब्लैक फुट डिजीज होती है। हमारे जो गंगा के मैदानी इलाके हैं, पश्चिम बंगाल में जाएंगे, बिहार के बिल्कुल वेस्ट ईस्टर्न साइड में जाएंगे, बीमारी मिल जाएगी आपको, बड़ी आर्सेनिक की मात्रा है सर वहां पर, और इससे काले पैर, आपकी त्वचा डेड पड़ जाती है, कई बार स्किन कैंसर हो सकता है वहां पर। तो ब्लैक फुट डिजीज पूरी आपके पैर जो संपर्क में आता है ना पानी, खेत में काम करने वाले लोग हैं उनके संपर्क में पानी के पैर आते हैं तो आर्सेनिक उनके पैर में ब्लैक फुट डिजीज, काले पड़ जाता है पैर, शून्य हो जाता है संवेदना, डेड हो जाती है कोशिकाएं वहां की सर, तो ब्लैक फुट डिजीज है। इसके अलावा सर ये पानी के संपर्क में आने पर है और पानी पी लिया जाए अगर तो डायबिटीज के चांस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मधुमेह बीमारी, अगर पानी को पी लिया जाए तो मधुमेह, और पानी के संपर्क में आ गए, टच कर गया पानी, तो स्किन कैंसर के साथ साथ ब्लैक फुट डिजीज हो सकती है, आर्सेनिक, ठीक है सर। दूसरा फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड सर भारत में मिलेगा, उत्तर भारत के इलाकों में मिलेगा फ्लोराइड काफी आपको। फ्लोराइड के पानी के सेवन से फ्लोरोसिस नाम बीमारी होती है, तो फ्लोरोसिस, ठीक है, इससे हड्डियां कमजोर पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों, बीमारी होती है फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, इसमें मानवीय हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, कई बार हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डी रोग हो जाता है इससे, कहीं ना कहीं हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, बैंड आ जाते हैं उनके अंदर फ्लोरोसिस से। तो फ्लोरोसिस किससे होती है? फ्लोराइड के अधिकता से पानी में हो, पानी के लगातार सेवन करने से हड्डियां कमजोर पड़ती हैं, कैल्शियम गला देता है बेसिकली ये, और हड्डियां लगातार कमजोर पड़ती हैं। तो ऊपर पंजाब हरियाणा देख लीजिए आप मैप में, और नीचे राजस्थान से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये पूरा भारत में मिलेगा आपको। तो फ्लोराइड बड़ी समस्या है दोस्तों यहाँ पर, फ्लोरोसिस। एक है सर पानी में नाइट्रेट आ जाए, पानी में नाइट्रेट आ जाए, अगर पानी में अगर नाइट्रेट आ जाए दोस्तों, बताया मैंने आपको, तो अपने आप में नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन, मतलब पानी तो HAB तो होगा ही होगा, पानी में सर HAB तो होगा ही होगा, पानी में HAB तो होगा ही होगा सर, मुश्किल नहीं है वहां पर, हाई एल्गिन बिंदु होगा पानी, बीमारी तो नहीं है वो, पानी गंदा हो गया ठीक है, लेकिन वो पानी अगर बच्चा पी ले, हम लोग पी लें पानी को, नाइट्रेट वाले पानी को, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, जी हाँ, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है, जिसमें शरीर नीला पड़ जाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी क्षमता कम हो जाती है, सांस नहीं जा पाती है, तो शरीर नीला पड़ जाता है, उसके कारण आपकी सांस की कमी के कारण, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है कि इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यदि पानी में नाइट्रोजन आ गया, पानी में नाइट्रोजन आ गया शरीर के अंदर, तो हीमोग्लोबिन जो क्या करता है शरीर का, ऑक्सीजन को कैरी करता है, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, हीमोग्लोबिन पकड़ के ऑक्सीजन को ले जाता है शरीर के बाकी भागों तक। लेकिन अब पानी में नाइट्रेट, शरीर में नाइट्रेट आ गया, अगर नाइट्रोजन आ गया शरीर के अंदर, नाइट्रेट आ गया, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को संवहित करने की क्षमता कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को संवहित करने की क्षमता कम हो जाती है, संवहन नहीं होता ऑक्सीजन का, सांस तो जा रही है अंदर लेकिन ऑक्सीजन बाकी अंगों तक नहीं पहुंच रही, तो बाकी अंग नीले पड़ने लगते हैं, खासकर छोटे बच्चों में ये
ब्लू बेबी सिंड्रोम, छोटे बच्चों का रोग होता है आमतौर पे ये ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है सर, यहां पर कोई मुश्किल नहीं है। ये होते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम सर, ये देखा जाता है। छोटे बच्चों की मौत भी हो जाती है इसके कारण कई बार गंदे पानी से। इसके अलावा सर मरकरी या पारा, मरकरी या पारे की बात करें, मरकरी या पारे की अधिकता वाला पानी पीने से एक डिजीज होता है, कहते हैं मिनी माता डिजीज। मिनी माता, मिनी माटा भी लिखते हैं कई जगह माता लिखते हैं, क्योंकि ये जापानी वर्ड है, जापानी शहर का नाम है, तो जापानी प्रोनाउंस इट मिनी माटा, मिनी माटा, एंड ब्रिटिश प्रोनाउंस इट मिनी माता। तो एक ही बात है, टी ए से एंड होता है। तो मिनी माटा लिख रहा हूं मैं आपके लिए, मिनी माटा, वैसे मिनी माता भी चलता है। तो मिनी माटा डिजीज होती है दोस्तों यहाँ पर, मिनी माता डिजीज जो इंसान के न्यूरॉन सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती है। जी हाँ, मानव के तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती है, मानव के न्यूरॉन सिस्टम को ये इफेक्ट करती है दोस्तों। ठीक है, ये बीमारी है सर। हालांकि इनके लिए अब एक कन्वेंशन आ चुका है, पारे का प्रयोग कम किया जा रहा है दोस्तों, लगातार हम कम कर रहे हैं पारे का प्रयोग। ठीक है, अभी एक सर्वे हुआ था कुछ दिनों पहले दोस्तों, पानी में ना, हमारे समुद्री पानी में मरकरी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। जी हाँ, समुद्री पानी में मरकरी लगातार बढ़ रहा है, और ये मरकरी मछलियों के शरीर में जा रहा है, और मछलियों के शरीर में जा रहा है, अल्टीमेटली इंसानों के शरीर में आ रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है मरकरी को देखते हुए, इसलिए मरकरी को रोकने के लिए एक ग्लोबल कन्वेंशन लाया गया दोस्तों, जिसका नाम भी है मिनी माता कन्वेंशन। मिनी माता कन्वेंशन, फिर सुन लीजिए, मरकरी का उत्पादन, इसका प्रयोग रोकना चाहते हैं हम लोग। मिनी माता कन्वेंशन पास हो चुका है, लागू हो चुका है, जिसके तहत सभी देश मरकरी के प्रयोग को खत्म कर रहे हैं। अब मरकरी आसपास लाइफ में होती कहां है आपकी, मालूम है आपको? मरकरी का यूज करते हैं आप, CFL बल्ब होते हैं, आपके जानते होंगे, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL बल्ब होते हैं, मरकरी बल्ब कहते हैं उनको, बेसिकली हम लोग, मरकरी होता है उनके अंदर सर। या थर्मामीटर आते हैं मरकरी वाले, वो भी है आपके सामने, मरकरी यूज होता है सर। तो इसमें मरकरी को कम किया जाएगा, ठीक है, खत्म किया जाएगा। एक और लिख लीजिए सर लास्ट में, यहां पर एक और जोड़ लीजिए, दो और जोड़ लेते हैं, कैडमियम, कैडमियम CD, ये पानी में आ जाए सर तो एक बीमारी होती है इतई इतई नाम की, इतई इतई नाम की बीमारी होती है सर। ये अफ्रीकी भाषा में एक नाम और होता है इस बीमारी का, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, आउच, आउच। अच्छा नाम है, इसमें लोग चिल्लाते हैं आउच, दर्द होता है उनके बॉडी में, बट बॉडी के पेन बहुत करती है, बहुत दर्द होता है बॉडी में, उनको लगता है कि बॉडी हड्डियां टूट रहे वाली उनकी जैसे। तो इतई इतई या आउच, आउच नाम बीमारी होती है सर, शरीर में कैडमियम के जाने से। मुख्यतः क्या होता है सर, जो बॉडी है उसके जोड़, जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, बहुत दर्द करते हैं, बहुत हैवी दर्द करते हैं सर, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, जॉइंट्स बहुत दर्द करते हैं, जोड़ों में बहुत दर्द होता है इससे सर, कैडमियम वाले पानी के शरीर में जाने से। इसे कहते हैं इतई इतई, या एक नाम होता है इसका आउच, आउच डिजीज। ठीक है सर, मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, पानी में अगर सल्फर आ जाए दोस्तों, पानी में सल्फर आ जाए, अम्लीय वर्षा सल्फर आता है पानी के अंदर आ जाए, ज्वालामुखी फट गया सल्फर आ जाए, कोयले की राख निकली बैठ जाए, सल्फर आके नीचे बैठ जाए, सल्फर आ सकता है सर। और सल्फर की अधिकता से दोस्तों एक बीमारी होती है, सल्फर की अधिकता से दोस्तों बीमारी होती है, इसकी बात मैं करना चाहूंगा आपसे यहां पर। इसे कहते हैं हम लोग आपके स्क्रीन पर योकाइची अस्थमा, योकाइची अस्थमा दोस्तों, फिर देख लीजिए, अस्थमा का प्रकार है ये, जापान के शहर के नाम पर है, क्योंकि वहां बहुत बड़े स्केल पे SO2 गैस निकलती थी, और ये SO2 पानी में शामिल हो गई धीरे धीरे वहां पर। आप देख रहे हैं फैक्ट्री कार्टून बनाया गया है, कितनी गैस से निकल, फैक्ट्री से गैस निकल रही है यहाँ पर, बहुत बड़े स्केल पर रिफाइनरीज थी, पेट्रोल रिफाइनरी थी, निकलती थी यहाँ से, इससे बीमारी फैली यहाँ पर शहर के अंदर, योकाइची अस्थमा, योकाइची अस्थमा 1960-70 में, तब से इसका नाम पड़ गया। सल्फर पानी में आ जाए अगर तो ये अस्थमा समझ सकते हैं, सांस की बीमारी होती है एक प्रकार की, ये लोगों को सांस लेने मुश्किलें होती हैं, तो ये होती है सर ज्यादा सल्फर के कारण। योकाइची अस्थमा श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, ये आपकी श्वसन संबंधी समस्याएं दोस्तों। चलिए, तो ये है कुछ बीमारियां, कुछ कहना चाहिए मुझे आपके समस्याएं जो बीमारियां धातुओं से होती हैं या पानी गंदगी से होती हैं, ये नॉलेज आपको होना चाहिए दोस्तों। क्या हमारा आज का लेक्चर पूरा होने के लिए तैयार हैं हम लोग दोस्तों? क्या बात पूरी हो गई है, समझ में आ गई हैं आपको सारी बातें? मैं पहले ही कहा था थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, छोटा लेक्चर होगा आज का। क्या मेरी बात पहुंच गई है दोस्तों आप तक? कोई सवाल, कुछ कहना चाहें?
ठीक है, ध्रुव सरोज को समझ आ गया है, सुशांत ठीक है, विकास, रिंका, अरबाज ठीक है। ओके दोस्तों, मतलब आपका सवाल नहीं है। फिर हम कल आपसे मुलाकात अब होगी, तो कल 26 जनवरी है, कल अपडेट ऑफ रहेगा। मुलाकात होगी आपसे अब 27 तारीख को मेरी, और जहां बात करें 27 तारीख को आपके साथ 360 करेंगे सुबह यूट्यूब पर, और फिर शाम में करेंगे आपके साथ हम लोग यहाँ पर एनवायरमेंट की बात। ठीक है, वो स्टिल आपको मैं दे दिया, मैं मिल जाएगा, आपको चिंता ना करें, वो मैं बोल दिया है। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं दोस्तों डे आफ्टर टुमारो। मनाइए रिपब्लिक डे, कल आराम से मनाइए गणतंत्र दिवस, आज़ादी का दिन। आज़ादी का दिन तो नहीं कहूँगा, गणतंत्र हुए हैं, संविधान का दिन है हमारे, तो संविधान का दिन मनाइए आराम से। और मुलाकात होगी 27 तारीख को आपसे। ठीक है, थैंक यू सर, आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। रामपाल सिंह कह रहे हैं दोस्त काम है मेरा, अगर सवाल लॉजिकल होगा तो बिल्कुल दूंगा, इन लॉजिकल होगा, अनावश्यक होंगे तो नहीं भी दूंगा दोस्त। ठीक है ना, सभी टीचर प्रयास करते हैं देने का। अनावश्यक सबकी क्लास में अनुशासन से पूछेंगे और मजा आएगा दोस्तों, अनुशासनहीनता होगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर आपके साथ, दीजिए आज्ञा। कल नहीं, परसों मिलते हैं आपके साथ, दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।